मान जुड़े हैं। शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं मारुति से, ईडी हैं मारुति के और देश की सबसे बड़ी पैसेंजर कार कंपनी के प्रवक्ता होने के नाते उनकी कमेंट्री काफ़ी रोचक होगी। शशांक जी, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक चीज़ तो है कि इकोनॉमी में रिवाइवल अच्छा देखने को मिल रहा है और वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट मारुति के लिए भी जो इस समय पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उसकी संख्या अगर हम देखें तो वो अपने आप में इंडिकेट करता है कि कितना इंटरेस्ट है इस समय, बाइंग इंटरेस्ट। लेकिन ये जो प्रोडक्ट पाइपलाइन और साथ ही ऑफरिंग्स जो हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है इस समय सप्लाई साइड की चैलेंजेस का। आप सबसे पहले तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो अगर हम डिमांड पैरामीटर्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है। चाहे अगर आप बुकिंग्स की देखें या इंक्वायरीज की देखें, अच्छा फ्लो आ रहा है। और लेकिन जहां तक सवाल है सप्लाई साइड का, वहाँ सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लेके इश्यूज बने हुए हैं और ये सितंबर और में सबसे ज्यादा थे। अक्टूबर इज अ लिटिल बेटर और मेरे नज़र में नवंबर भी शायद अक्टूबर से बेहतर होगा। और जो कि इतनी गाड़ियां सप्लाई नहीं हो पाई हैं पिछले कुछ हफ्तों में, यही वजह है कि जो पेंडिंग बुकिंग्स हैं वो बढ़ गई हैं। मारुति सुजुकी के लिए तो वो आंकड़ा जो है 2,75,000 पहुंच गया है। और ये भी हो रहा है कि इस वजह से जो डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे, उसमें वेटिंग पीरियड्स बढ़ गए हैं। राइट। शशांक नमस्कार, अजय हियर। शशांक जी, हमने कल कमेंट्री देखी फोक्सवैगन की। ये कह रहे हैं वो कि Q4 तक ये मैटर पूरा सेमीकंडक्टर का एक तरह से कंट्रोल होता नजर आ रहा है। मैं आपसे सिर्फ एक डेटा पॉइंट चाहता हूं, जो हालांकि पॉइंट उसी डायरेक्शन में करेगा, उसके अंदर ओपिनियन नहीं होगी। आपका प्रोडक्शन कट अगस्त में कितना था, सितंबर में कितना हुआ, अक्टूबर में कितना हुआ और नवंबर में क्या लगता है? हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या प्रोडक्शन कट आपका कम होता जा रहा है हर पासिंग महीने के साथ साथ? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया और सवाल भी आपका बहुत अहम है। हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जो 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 स्थिति है उसमें सुधार हो रहा है। और सितंबर में, जैसे आपको पता है, हमने स्टॉक एक्सचेंज में इन्फॉर्म किया था कि 60% हमारा प्रोडक्शन कट हुआ है। एक्चुअल जो है वो करीब 54% के करीब था। लेकिन और अक्टूबर में हमने बताया हुआ है कि हम करीब 40% जो है कट होगा अक्टूबर में। और लेकिन एक्चुअल कट क्या होगा वो तो हमें अक्टूबर के आखिरी दिन पता चलेगा। लेकिन इन आंकड़ों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्थिति है उसमें बेहतरी हुई है। नवंबर हमारी नजर में और बेहतर होना चाहिए। लेकिन कब तक खत्म होगा, जैसे आप वोक्सवैगन की कमेंट्री की बात कर रहे हैं, वो हम लोग इस समय वो अंदाजा इस समय नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत डायनामिक है। बढ़ोतरी और बेहतरी तो हो रही है, लेकिन वो कब नॉर्मल होगी इसका अंदाजा लगाना इस समय मेरे लिए मुश्किल है। आप एक क्विक फॉलोअप सर, अगर और आप इसको चूज कर सकते हैं अगर आपको नहीं भी बताना हो तो, कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जिस ट्रेंड में सितंबर गाइडेड और एक्चुअल में कमी दिखी, गाइडेड आपने 60% था, 54 हुआ, अक्टूबर में 40 का गाइडेड है, प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में दिख रही है और आपको लग रहा है कि ये कब पूरी तरह रिजॉल्व होगा? ये तो खैर बहुत सारे अदर चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन जो कर्व देख रहे हैं हम, वो इंप्रूवमेंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। जी जी जी, यही मैं बोल रहा हूँ। कर्व जो है बढ़ोतरी की तरफ और बेहतरी की तरफ उस इशारा कर रहा है। लेकिन ये रुझान जो है आगे कितनी बढ़ोतरी और कितनी बेहतरी होगी, वो रुझान पे उस बुनियाद पे मैं आपको ये नहीं बता पा रहा हूँ कि एग्जैक्ट कब ये नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन। बिल्कुल। साथ ही आपसे एक और बात जानना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा कि मारुति ने सिर्फ इसी कैलेंडर ईयर की बात करें तो 3 बार दाम बढ़ाए हैं और उसके रीज़न है इनपुट कॉस्ट आपकी भी बढ़ी है। क्या लग रहा है कि इनपुट कॉस्ट जितनी बढ़ चुकी थी वो सारे फैक्टर इन, ये कंसिडरेशन ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया प्राइस में, या फिर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ाने का स्कोप आगे भी होगा आपके पास? प्रियंका, बहुत अच्छा सवाल है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा सवाल है क्योंकि ये जो इशू है, इस मुद्दे पे हम लोग लगभग रोज चर्चा करते हैं।
और वो इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर आप पिछले साल देखें मई के महीने से और पिछले महीने तक जो बहुत तेजी से इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। हमारा जो मटेरियल कॉस्ट है, अगर आपने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे हों तो उसमें अब वो हमारे टोटल कॉस्ट के स्ट्रक्चर में 80.5% है, जो अभी तक आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो अनप्रेसिडेंटेड तरह के ये इंक्रीज हुई है कमोडिटी की प्राइसेस। आप स्टील लीजिए, पिछले मई में 38 रुपए किलो थी, वो 72 रुपए किलो तक गई। अब थोड़ा सा उसमें कमी आई है। या आप जो प्रेशियस मेटल्स हैं, रोडियम है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, उसमें बहुत जबरदस्त उछाल आया था। और यही वजह है कि जो प्रेशर है कॉस्ट के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। इट इज इन रिस्पॉन्स टू दिस हमने 3 प्राइस हाइक ली हैं इस साल। पिछले साल नहीं ली, और पिछले साल इस वजह से नहीं ली क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि शायद ये कमोडिटी प्राइसेस आगे सॉफ्टन हो जाएंगी। एक दूसरा, चूंकि हम कोविड से उभर रहे थे, तो हम जो बीइंग ए मार्केट लीडर, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो डिमांड बाउंस बैक हो रहा था उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे थे। तो हमने शुरुआती दौर में तो प्राइस हाइक नहीं ली, होपिंग की सॉफ्टन होगा, लेकिन वो सॉफ्टन नहीं हुई। हमने 3 प्राइस हाइक्स लिए इसलिए इस साल। 1.4% हमने ली जनवरी में, 1.6% ली अप्रैल में, 1.9% ली अभी सितंबर में। तो अभी भी हमने सारा कॉस्ट जो इंक्रीज है वो पास ऑन नहीं किया है कंज्यूमर को। लेकिन ये जरूर है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो पीक कमोडिटी प्राइसेस थी वो पहली तिमाही में थी, जिसका असर हमारे को एक लैग के साथ, एक तिमाही के लैग के से हमारे को असर पड़ता है। तो उसका सबसे ज्यादा असर हमें पिछले क्वार्टर में देखने को मिला। अब जो हालात ये है कि कुछ सॉफ्टनिंग हुई है रेयर जो प्रेशियस मेटल्स में भी, चाहे पैलेडियम हो, प्लेटिनम हो, रोडियम हो, लेकिन कॉपर या एल्यूमिनियम और स्टील ये सब अभी काफी क्या कहते हैं, स्टेबल हैं। तो मुझे, हम लोगों को जो उम्मीद थी कि क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में कम हो जाएंगी कमोडिटी प्राइसेस, वो नहीं दिखता नजर आ रहा। हालांकि ये जरूर है कि पिछले कुछ हफ्तों में सॉफ्टनिंग हुई है थोड़ी बहुत। अब ये प्राइस आगे बढ़ेगी या नहीं, यही प्रश्न आपका है, जिसके लिए मैंने बताया कि हमें रोज ये देखना पड़ता है, कंसिडर करते हैं कि कितनी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं या बढ़ेंगी, और हमें उसके रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए। जी शशांक जी, क्विकली आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2-3 जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भारत में हो रहे हैं। एक तो ग्लोबल ट्रेंड है कि एसयूवीज़ जो है उसकी तरफ ग्राहकों का झुकाव बढ़ा है, तो ज़्यादा और ज़्यादा लोग एसयूवीज़ खरीदना चाहते हैं। इवन मिड साइज़ प्रीमियम एसयूवीज़ में अच्छा खासा हमने डिमांड स्पॉट देखा है। और दूसरा, जो ई व्हीकल्स हैं उस पर भारत में भी चर्चा काफ़ी हो रही है। वी अंडरस्टैंड कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना पुख्ता नहीं है जितना होना चाहिए, और इन दोनों ही फ्रंट में आपको जो कंपटीशन है उससे अच्छी खासी टक्कर मिल भी रही है। तो यहाँ पर अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए कौन से नए लॉन्चेस हैं पाइपलाइन में, और साथ ही स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? जी, ये भी बहुत आपने अच्छी एनालिसिस पेश की यहाँ पे, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त आपकी एनालिसिस है। दरअसल अगर आप देखें मार्केट शेयर को लेके, मारुति का मार्केट शेयर पिछले साल करीब 2-2.25% कम हुआ था। और उसकी वजह कई लोगों ने ये बताई कि हमने डीजल से बाहर निकले, डीजल आज भी 20% है मार्केट का, या हमारे जो प्रोडक्शन के इश्यूज थे उसकी होने की वजह से थोड़ा सा मार्केट शेयर में फर्क पड़ा। ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है वो वही है जो आपने अभी एनालिसिस की, वो कि अगर आप हैचेस देखें या पैसेंजर ओवरऑल कार्स देखें, मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 60% के ऊपर है और बड़ा है। एमपीवीज में 63-65% के दरमियान रहा है और वो भी बढ़ा है। वैन्स लीजिए तो 95% के करीब मार्केट शेयर और बढ़ा है। लेकिन जहां पे हमारे को ओवरऑल फर्क पड़ा है वो एसयूवी सेगमेंट में पड़ा है। और एसयूवी सेगमेंट में भी अगर आप बारीकी से देखें तो आपको देखेंगे कि जो एंट्री एसयूवी है, जहां हमारी ब्रेजा है और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वेन्यू हैं और सोनेट वगैरह हैं, वहां पे ब्रेजा अभी भी मार्केट लीडर है, और जब से इंट्रोड्यूस हुई है वो मार्केट लीडर है। इट्स द हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी।
लेकिन जो मिड एसयूवी सेगमेंट है, जहां पे ये सेल्टॉस और क्रेटा और हैरियर और एमजी की जो गाड़ियां हैं, हेक्टर, ये सब जो गाड़ियां हैं, इसके मुकाबले हमारा जो एस क्रॉस का सेल है वो बहुत कम है। और ये वजह ही यही है कि इसमें हमारा जो मार्केट की जो हिस्सेदारी है, जो बाजार की हिस्सेदारी है, जो मार्केट शेयर है, वो बहुत कम है। तो लिहाजा ये लाजमी है कि हम इस सेगमेंट को बड़े ध्यान से देखें और आने वाले वक्त में प्रोडक्ट्स लेके आए, स्पेशली इन दी मिड एसयूवी एंड दी सेगमेंट, जहां से हमारे को मार्केट में जो हमने जो नुकसान हमारे जो हिस्सेदारी में हुआ है इस सेगमेंट में, उसमें हम दोबारा वापसी कर सकें। ये तो बात रही एसयूवी की। दूसरी बात आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कही, जी हाँ, वहां पे 3 मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में उतनी पेनिट्रेशन नहीं हो रही है ईवी व्हीकल्स की। सबसे पहले तो कि हमारे मुल्क में जो खरीदार हैं, उनकी जो सेंसिटिविटी है प्राइस को लेके बहुत ज्यादा है, और लिहाजा हमें ऐसी गाड़ियां उतारनी पड़ेंगी ईवी के क्षेत्र में भी जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सही हो या रीजनेबल हो। वो आज की डेट की जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। वो मुमकिन इसलिए नहीं हो पा रहा है, बैटरी की इस समय जो प्राइसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, वो काफी महंगी है, और बैटरी कॉस्ट जो है ईवी में 50% के करीब उसका कॉस्ट होती है। एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुई, दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तीसरा कंज्यूमर्स में इसी वजह से एक एंग्जाइटी होती है जिसको हम रेंज एंग्जाइटी बोलते हैं, कि एक चार्ज में वो कितने किलोमीटर चलेगी। राइट। ये 3 वजह हैं कि जिस वजह से ईवी का हमारे मुल्क में इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। और हम सोचते हैं आने वाले टाइम में ये जो प्रोसेस है ईवी का, डायरेक्शन तो ईवी में है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन जैसा ये होगा या नहीं, ये प्रश्न नहीं है। सवाल ये है कि ये कब होगा, और वो कब के लिए जो है वो इंडस्ट्री में वो कंसेंसस नहीं है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि 2030 तक हिंदुस्तान में करीब 10% गाड़ियां ईवी होंगी। लेकिन अगर आप एक क्विक कैलकुलेशन करें, अगर आप जो है उसमें अगर आप देखें तो 2030 तक तो 70 मिलियन गाड़ियां हिंदुस्तान में बिकेंगी आज से, अगर हम CAGR 8% लेते हैं तो उसमें 63 मिलियन गाड़ी आइस व्हीकल्स होंगी। क्या हमें उसके लिए कुछ करना है, एनवायरमेंट करना चाहिए? तो उसमें हम सोचते हैं कि हाइब्रिड और CNG की जो गाड़ियां हैं वो उसमें बहुत अहम भूमिका जो है निभाएंगी, क्योंकि उनका भी जो फ्यूल एफिशिएंसी है बहुत अच्छा है और एनवायरमेंट के लिए वो फ्रेंडली है। Right. इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने पहले भी अनाउंसमेंट भी किया है कि ईवीज, मारुति सुजुकी भी उस पर काम कर रही है। सुजुकी ने बल्कि अनाउंसमेंट किया है कि बाय 2025 हम ईवीज लेके आ जाएंगे। राइट। शशांक, मारुति के हम काफ़ी टाइम से प्रशंसक रहे हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर आपकी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कितना कुछ है, हमने पढ़ा है अपने MBA डेज में भी। तो आपके पास मार्जिन लीवर्स तो काफ़ी हैं, स्मार्टर एफिशिएंट अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप कंज्यूमर को भी बहुत सॉलिड तरीके से मैप कर चुके हैं, भारतीय कंज्यूमर को। आप ये कब बता सकते हैं कि आपकी जो एक ईवी बैटरी का प्लांट जो गुजरात में चल रहा है उसका क्या स्टेटस है, कहाँ तक है वो? और बहुत सारे आपके कंपनी के एडमायरर्स आए दिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में पूछते रहते हैं कि पहला प्रोडक्ट कब आएगा ईवी का, मारुति का, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की गाड़ियां तो ऑलरेडी दौड़ रही हैं सड़क पे। तो कंपटीशन में पैसेंजर व्हीकल में कहीं ऐसा तो नहीं कि मारुति पीछे छूट जाएगा, लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप एक ब्रॉड बता सकते हैं कि आप इस बात को क्या जवाब देंगे, इस कंसर्न को, आपके शेयर होल्डर्स को, आपके एडमायरर्स को? जी, आपने सही फरमाया, और कई हमारे जो शुभ चिंतक हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि क्या हम लेट हो रहे हैं ईवीज लाने में, नई टेक्नोलॉजी लाने में। देखिए, मारुति सुजुकी का हमेशा से हमारे हिंदुस्तान के मार्केट बाजार से मुतल्लिक हमेशा ये रहा है कि हम कंज्यूमर्स को जो गाड़ियां हैं उनके लिए जो सबसे अच्छी गाड़ियां हैं, जो उनके लिए रिलायबल गाड़ियां हैं, जो उनके लिए वैल्यू गाड़ियां हैं, वो हम लेके आते हैं। और यही वजह है कि हमारी मार्केट में हिस्सेदारी पिछले 30 साल से 50% के दरमियान रही है। और ये चीज इसलिए हम प्रोडक्ट्स में बड़े स्ट्रॉन्ग और कंज्यूमर को, जैसे आपने बताया, समझते हैं, और हमें ये उम्मीद है कि आगे भी हम ये स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाते रहेंगे और बना रहे हैं।
ईवी की जहां तक आपका सवाल है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया था कि हमने अनाउंस कर दिया है कि वो हम 2025 के पहले ही ईवी तक जो है, जो हम ईवी लेके आ जाएंगे। और उस पार्ट में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग का, और जो बाकी जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, वो हमें उम्मीद है हमारे मुल्क में बन जाएगा। तो क्वेश्चन इज नॉट टुडे about technology, it is about a viable and a sustainable business model for consumers as well as for companies. तो सिर्फ कई आपने देखा होगा, कई मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, कोई बहुत महंगी ईवीज ले आते हैं और वो गाड़ी उतनी बिकती है नहीं, एनवायरनमेंट पर उतना फर्क पड़ता नहीं है, और दूसरी तरफ जो है डीजल की गाड़ियां खूब जो है बेचते हैं। तो वो जो चीज है वो एनवायरनमेंट पे तभी असर पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट एग्जिबिटिंग टेक्नोलॉजी, इट इज अबाउट मेकिंग ए मीनिंगफुल डिफरेंस टू द एनवायरनमेंट। और उसके लिए ये जरूरी है कि ये जो सेल है ईवीज का, वो हम कुछ ऐसा इकोसिस्टम बनाएं ताकि उसकी सेल बढ़ सके और काफी बढ़ सके। और वही हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में। शशांक जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, एजुकेटिव होता है बहुत। और आई रियली और वी ऑल एट 18 संदेश हम रियली आपको अप्रिशिएट करें कि आप बहुत ही कैंडिडली सारे सवालों को लेते हैं और जवाब देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिहिर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ऑटो इंडस्ट्री में हमारे चाहे वो हमसे नेटवर्क पे बात करने की बात हो, अदरवाइज भी मोस्ट मैनेजमेंट्स बहुत कैंडिडली सिचुएशन को एड्रेस करते हैं, चाहे वो कंपेरेटिव सिचुएशन हो, चाहे वो कोई गैप्स हों, और अब शेयर करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी वो फिलअप कर रहे हैं। इनफैक्ट आज जैसे शशांक ने बात की, कल शाम को हमारे कॉलीग ने राजीव बजाज जी से बात की थी और उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मिन्स वर्ड्स किए बिना बोला कि लेगेसी कंपनीज़ को लाइटली ना लें और इलेक्ट्रिक कंपनीज वॉच आउट पर रहें, लेगेसी कंपनी विल कम बैक। वो भी एक बहुत शानदार चर्चा थी। तो कमेंट्री काफ़ी स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। जी हाँ, बिल्कुल। और आई थिंक उसकी एक सीधी वजह ये भी है कि आप जितने सीधे और सरल सवाल करेंगे, जवाब भी उतने ही सीधे और सरल रहेंगे, जो कि दर्शकों को समझने में आसानी भी होती है, जो कि हमारी कोशिश होती भी है 18 हाउस स्वदेश पर। देखते हैं आगे मारुति क्या करती है, लेकिन हाँ, उम्मीद तो काफ़ी बनी हुई है। और आपने सही पूछा भी कि ईवी स्पेस में ये काफ़ी पीछे चल रहा है कर्व पे। अगर आप देखें जो बाकी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी तुलना में पीछे तो चल रहे हैं, तो उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन आपने जो बजाज की बात